हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें मैंने पहले वीडियो में 50 क्वेश्चंस के बारे में बात की हुई थी। आज के हम इस वीडियो में आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो है 51 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फॉर लूप को समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे फॉर लूप क्या होती है, तो जैसे यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है तो फॉर एम इन रेंज 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एम की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 7, मतलब इसकी रेंज में जब दी गई है तो एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे जो लूप चलना स्टार्ट होगा तो एम की वैल्यू 0 होगी, फिर एम की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से जब चलता जाएगा लूप तो जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7, तो 7 - 1 तक चलेगा। ठीक है, तो 7 - 1 तक चलेगा तो यानी कि एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, है ना। तो यहाँ तक चलेगा ये। तो एम की जो वैल्यू आ रही है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये रेंज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रेंज में अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 - 1 एक कम तक हमेशा चलता है। तो एम की जो जो वैल्यू आ रही है वो 0 से लेकर 6 तक आ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेंज में दूसरी कंडीशन क्या है कि रेंज में दो वैल्यू दी हो। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हो 4,7, तो 4,7 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि 4 इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। ये हमारी कौन सी वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू। और ये कौन सी होगी, एंड वैल्यू होगी। यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू, एंड वैल्यू। तो हमेशा जब स्टार्ट होगा तो 4 से स्टार्ट होगा, और जो एंड वैल्यू होगी एंड वाले से एक कम तक चलेगा तो यानी कि एंड - 1 तक चलेगा। तो यहाँ पे यानी कि 6 तक चलेगा ये। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, फिर 5 और 6। तो 4, 5, 6 हो जाएगा। और इसी में अगर रेंज में 3 वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है और रेंज में यहाँ पे लिखा 1 कॉमा यहाँ पे लिखा 9 और उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये पहली वाली जो वैल्यू होगी वो स्टार्ट वैल्यू होगी, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंड वैल्यू होगी, और तीसरी यहाँ पे स्टेप वैल्यू होगी। स्टेप का मतलब हो गया कि कितने कितने स्टेप पे आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूअस एक एक स्टेप पे आगे वैल्यू बढ़ रही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमने 2 लिख रखा है तो 2 में क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू जैसे 1 से स्टार्ट हुई और एंड वैल्यू अगर 9 दी है तो एक कम तक चलेगा यानी कि 8 तक चलेगा, और दो दो के स्टेप पे चलेगा तो यानी कि 1 के बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगला 7 आ जाएगा, और ये चलना था 8 तक। तो अगला जो स्टेप होगा इसका 9 हो जाएगा, तो 9 इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 3, 5, 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज के 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला हो गया यहाँ पे रेंज 7, और दूसरा हो गया कि स्टार्ट और एंड वैल्यू अगर दी हुई है तो स्टार्ट, और जब एंड दी होगी तो स्टार्ट से मतलब इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और एंड - 1 तक चलेगा तो यानी कि 4, 5, 6 आ जाएगा। और अगर 3 वैल्यू दी हुई है तो स्टार्ट, एंड और स्टेप में आएगा, और इसकी वैल्यू ये 1, 3, 5, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके कई सारे बन सकते हैं, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे जो है इस वाले में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेंज 7 दिया हुआ है और हर एक वैल्यू को एंड इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि सारी की सारी वैल्यू एक ही लाइन में आएगी। तो एम की वैल्यू जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट होगी और एक कम तक चलेगा तो यानी कि 6 तक चलेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पे पहली जो वैल्यू दी हुई है ये स्टार्ट वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, एंड वैल्यू है। तो एंड वाली वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले में बताया था। तो एम की वैल्यू अब क्या क्या आएगी, तो एम इन रेंज 6 से लेके 9, तो यानी कि 6, 7, 8, यही तीन वैल्यू आएगी, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टार्ट, एंड, और अगर तीसरी वैल्यू भी दी होती है तो वो कौन सी वैल्यू होगी, स्टेप वैल्यू होगी। ठीक है, अगले वाले में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें 3 वैल्यू मिल रही है आपको। तो 3 वैल्यू अगर दी हुई है तो यहाँ पे पहली हमारी क्या है, 2 स्टार्ट वैल्यू है, दूसरी यहाँ पे क्या है, ये एंड वैल्यू है, और ये तीसरी स्टेप वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारे नंबर लिख लेते हैं एक कम तक। जो एंड वैल्यू है इससे एक कम तक चलेगा ना, तो एंड - 1 तक चलेगा तो 8 तक सारी वैल्यू लिखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक चलेगा। और इसमें 3-3 के स्टेप पे पूछ रहा है। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका तीसरा स्टेप क्या होगा, 1, 2, 3।
तो मतलब यहाँ से सीधा ये वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा, यहाँ पे 5 वाली प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे सीधा तीसरे स्टेप पे कौन आ रहा है, 8। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 5 और 8। तो यहाँ पे 2 5 8 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये स्टार्ट हो जाएगा पहला वाला, और ये एंड वैल्यू होगी, तो एंड वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलेगा। और थर्ड वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्टेप वैल्यू होगी। तो स्टेप में हमेशा उसके आगे वाले से काउंटिंग स्टार्ट करिएगा। मतलब ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, तीसरी वैल्यू हो गई। तो तीसरे वाले में जो वैल्यू आ रही है वही हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा। फिर उसके बाद 1 2 3, तो तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा। और पहला वाला तो स्टार्ट हो ही रहा था, तो पहला वाला तो इंक्लूड रहेगा ही। तो इस तरीके से 258 प्रिंट हो जाएगा। अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 54 वाले में। अब देखिए यहाँ पे एक टपल है। टपल कैसे पता चला, कि यहाँ पे ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम टपल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन इन रेंज, रेंज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एन इन एम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस पूरी टपल में अब चलेगा। अगर रेंज दी होती तो उस रेंज में वैल्यू निकल के आती, लेकिन यहाँ पे एन इन एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो टपल है एम वाली, उसमें अब ये वैल्यू चेक करेगा। तो जैसे लिस्ट हो या टपल हो, तो इसमें मैंने बताया था आपको इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे जैसे ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 होगा, 2 और ये 3, ठीक है। तो n इन m में जब चेक करना स्टार्ट करेगा, तो n की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे m होगी। पहली वैल्यू n की क्या होगी, m होगी। फिर अगली वैल्यू n की यहाँ पे n होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी n की, तो यहाँ पे o होगी, और तीसरी वैल्यू क्या होगी n की। n एक वेरिएबल है, और इनके सामने ये सारी की सारी वैल्यू है, तो यहाँ पे अगली वैल्यू इसकी p दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हैं। तो इसमें सारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है इंड इक्वल टू स्पेस के साथ, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो यानी कि जब एक वैल्यू प्रिंट होगी m, तो यहाँ पे इसके आगे स्पेस हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू n, फिर स्पेस, फिर अगली वैल्यू o, फिर उसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पे p। तो m n o p सारी वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये आंसर नहीं होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा, सी वाला, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि टपल में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं 55 में क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि इफ में n की वैल्यू जो है चेक कर रहा है कि m में है कि नहीं। यहाँ पे इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। जैसे मैंने बताया है कि इफ में सबसे पहले क्या लिखी जाती है, कंडीशन। तो जब कंडीशन होगी तो कंडीशन को ये जब चेक करेगा, तो कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशन या तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी। तो यहाँ पे जो n लिखा हुआ है वो एक स्ट्रिंग टाइप में है। अगर केवल n ऐसे लिखा होता तो ये हमारा वेरिएबल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, वो n क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को चेक कर रहा है कि क्या ये एम में है। एम क्या है, ये पूरी की पूरी सेट है। देखिए यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो ये हमारी क्या होगी, लिस्ट होगी। और अगर पैरेंथेसिस में लिखा है तो ये हमारा क्या होगा, ये टपल होगा। और अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो इसमें या तो डिक्शनरी हो सकता है, अगर की वैल्यू पेयर फॉर्म में दिया हुआ है तो, और नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सेट हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे की वैल्यू पेयर फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा, एक सेट है, सेट डेटा टाइप है, ठीक है। तो एन इन एम लिखा है, तो यानी कि चेक कर रहा है कि एन क्या एम वाले सेट में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहली वैल्यू ही है। तो यहाँ पे जब चेक करेगा तो इसको प्रिंट करेगा एम, और उसके बाद स्पेस। तो पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी क्या, एम, और यहाँ पे स्पेस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल कोट में ही लिखा हुआ है एन। तो पहला ही आंसर इसका क्या होगा, प्रिंट होगा एन। यानी कि देखिए ये जो है लूप पे तो लिखा नहीं है, केवल इफ में लिखा है, तो कंडीशन एक बार चेक करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो एन जो यहाँ पे पहला बार आया था वो एन को ही प्रिंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन प्रिंट होके यहाँ पे स्पेस लग जाएगा। तो स्पेस तो दिखेगा तो है नहीं, तो पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, तो 56 में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो m की वैल्यू लिखी हुई है वो कौन से डेटा टाइप में लिखी है, तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। डिक्शनरी में कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो की वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिक्शनरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो की वैल्यू जब पेयर फॉर्म में वैल्यू दी गई है, तो अगर हम लूप में आई इन एम लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आई की वैल्यू जो होगी वो एम में क्या क्या होगी। तो जो पहली आई की वैल्यू होगी वो डिक्शनरी में सबसे पहले की निकालता है। तो इसमें की कौन सी है, पहली की ये है और इसकी ये वैल्यू है। फिर अगली की ये है और इसकी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू निकल के आएगी तो पहली बार यहाँ पे 45 आएगी, और अगली बार यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, 55। तो दोनों की दोनों ये क्या है, ये की है, ठीक है। ये दोनों क्या है, की है।
तो इन्हीं की वैल्यू को ये प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 55, और यहाँ पे अगली वाली जब वैल्यू लूप चल के आएगी तो यहाँ पे कितनी आएगी 55 आएगी। तो 45 और 55 एक साथ साथ में आएगा, तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। देखिए यहाँ पे ये 75 और 85 कब आता, जब यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, एम ब्रैकेट में आई लिखा जाता, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू आती 75, और अगली वाली वैल्यू अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो यहाँ पे क्या आती, यहाँ पे आएगी 85। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिखा होगा ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे इसको देखिए समझिए, अगर ब्रैकेट में यहाँ पे जहाँ आई लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता एम आई, तो एम आई का मतलब हो गया कि एम डिक्शनरी में इस वाले की वैल्यू बताओ। ये जो बीच में लिखा हुआ है वो क्या है, की है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अभी की है, तो की यहाँ पे आई जो था वो हमारा 45 था और 55 था, तो इसलिए 45 और 55 आया। लेकिन अगर यहाँ पे जो है एम आई लिखा है, तो एम आई का मतलब हो गया कि एम के अंदर जो आई है वो की है, तो इस की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस की वैल्यू कौन सी है 75। तो जब इस तरीके से लिखा होगा तो इसका आंसर आएगा पहला वाला 75, और अगला वाला जो आएगा वो 85 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लोग इनको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है 57 वाले में। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी की वैल्यू पेयर फॉर्म में है, ये की है और ये वैल्यू है। तो जब की वैल्यू पेयर फॉर्म में है तो यहाँ पे एन और ओ दो वेरिएबल लिया गया है, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि एम डॉट आइटम्स। तो आइटम्स जब अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब आइटम्स लिखा होता है तो ये की वैल्यू को टपल फॉर्म में रिटर्न करता है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो 45 आएगी, और यहाँ पे अगली वैल्यू क्या होगी 75। तो ये जो की और वैल्यू थी इसको टपल बना दिया इसने। तो जब टपल बना दिया हुआ है तो पहली वैल्यू इसकी एन वाले में असाइन होगी, और अगली वैल्यू किस में असाइन होगी, ओ में। तो एन और ओ की वैल्यू दोनों प्रिंट कर रहा है, तो एन और ओ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो एन ओ की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ रही है 45 और 75। ये हो गया एक। और दूसरा वाला जो यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, अगली बार जब लूप चलेगा तो अगली वाले लूप में वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इस तरीके से टपल फॉर्म में आएगा 55 और 85। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कॉमा करके ये इस तरीके से वैल्यू आएगी, ये ब्रैकेट नहीं होगा, 45 75, और उसके बाद अगली वैल्यू आएगी 55 और 85। तो जैसे यहाँ पे ये वाला 45 75 और 55 85 बीच में कॉलन लगा हुआ है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट में है, तो कर्ली ब्रैकेट में तो वैल्यू आती नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे 45 और 75 लिखा तो है, अब इसमें भी देखेंगे तो वही सेम ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे देखेंगे तो ऊपर वाले में, तो यहाँ पे ये जो है स्पेस के साथ यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ना। और दोनों में यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में तो दोनों के दोनों में स्पेस है। तो सबसे पहले जब वैल्यू प्रिंट कर रहा है ये, तो यहाँ पे 45 और 75 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 45 और 55 लिखा हुआ है, दोनों मतलब की एक साथ लिखी है। 45 और 55 जो लिखा है ये दोनों की दोनों की लिखी हुई है एक साथ, और अगली जो लिखी हुई है वो 75 और 85, ये दोनों के दोनों क्या है, ये वैल्यू है। तो एक साथ वैल्यू और की एक साथ नहीं आएगी, यहाँ पे की वैल्यू एक साथ आएगी और उसकी की वैल्यू अगले वाले की एक साथ आएगी। तो 45 और 75 फिर 55 और 85, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आप जब किए रहेंगे तब तो आपके समझ में आएगा, नहीं तो एक बार में समझ में नहीं आता है जल्दी क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे m की वैल्यू चेक कर रहा है रेंज में, तो देखिए यहाँ पे लूप चल रही है, तो m की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पे वो क्या क्या आएगी, m की वैल्यू हमारे पास पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। m की वैल्यू अगली वाली आएगी 7, और m की वैल्यू अगली बार आएगी 8। और ये 9 तक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 -1 तक चलेगा, तो इसका कहाँ तक जाएगा लूप, 8 तक जाएगा। ठीक है, प्रिंट कर रहा है किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो एम की वैल्यू जब प्रिंट कर रहा है तो उसके साथ एंड इक्वल टू स्पेस। तो जब पहले यहाँ पे देखेंगे तो एम की वैल्यू सबसे पहले 6 आई, तो 6 पहले प्रिंट होगा, और अगली वैल्यू इसी के साथ प्रिंट होगी। तो अगली वैल्यू जब यहाँ पे एम इक्वल टू 7 होगी, तो उससे पहले एक कंडीशन दी हुई है कि जब एम की वैल्यू 6 है तो क्या 6 इक्वल टू 8 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्रेक कर देगा, तो यानी कि लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यू यहाँ पे जब m की 7 आएगी तो यहाँ पे 7 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर से चेक करेगा क्या ये 7 इक्वल टू 8 है, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। अगली बार जब m की वैल्यू 8 आएगी तो 8 पहले प्रिंट हो जाएगा,
और अगली बार यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 8 इक्वल टू 8 है। तो कंडीशन जब फॉल्स ट्रू हो गई तो ये पूरा पूरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या क्या मिली है, 6 7 8। तो 6 7 8 कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। ठीक है। तो ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे जब अगर कंडीशन ट्रू हो गई, इफ में अगर मान लीजिए m इक्वल टू यहाँ पे लिखा होता 6, तो पहली बार में ही जो m की वैल्यू थी वो कितनी थी, 6। तो 6 इक्वल टू यहाँ पे 6 जब कंडीशन ट्रू हो जाती, तो ये उसी टाइम पे ही एक बार में ही इसको ब्रेक कर देता। जब ब्रेक हो जाता तो इसका मतलब लूप बंद हो गया। तो इसकी वैल्यू कौन सी प्रिंट होती फिर, केवल 6 प्रिंट होती, क्योंकि यहाँ पे अगली बार चलने के लिए इसने मौका ही नहीं दिया। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। 58 वाले क्वेश्चन पे तो कंप्लीट हो गया। 59 वाले में क्या कह रहा है, अब इसमें भी आउटपुट बताना है। आउटपुट में क्या कह रहा है कि 6 वैल्यू दी है स्टार्टिंग, और एंडिंग वैल्यू क्या दी है, 9। तो अब यहाँ पे वैल्यू पहले प्रिंट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब कंटिन्यू होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, अगली वाली वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे m की वैल्यू अभी हमारे पास 6 है, तो 6 को चेक कर रहा है क्या जो इफ में कंडीशन है वो क्या 6 इक्वल टू 8 है। तो ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा चलेगा नहीं। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो m वाले की वैल्यू जाके प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे m की वैल्यू अभी हमारे पास 6 है, और उसके साथ अगली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या जो 7 है वो इक्वल टू 8 है। यहाँ पे इफ में जब चेक होगा तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे जाएगा और m की वैल्यू प्रिंट करेगा 7, और 7 के बाद यहाँ पे स्पेस लगा देगा। फिर अगली वैल्यू यहाँ पे होगी m की कितनी, 8। तो जब 8 वाले की वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा इफ में कि 8 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू हो गई तो कंटिन्यू होने का मतलब है कि अब ये नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं जाएगा, यहीं से सीधा फिर से लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कंटिन्यू हो गया तो इसका मतलब ये वैल्यू तो लास्ट वाली प्रिंट नहीं हुई। तो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट कर पाया था, तो प्रिंट कर पाया था ये m की वैल्यू ये 6 और ये 7। 8 वाले पे ये तो कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू होने का मतलब है कि सबसे यहीं से ही ऊपर ही चला जाएगा लूप चलाने के लिए। ठीक है। तो अगली वैल्यू जो 9 है वो रेंज में आएगी नहीं, तो इसलिए लूप पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 7। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को ये जब आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तब आप एमसीक्यू क्वेश्चन को समझ पाएँगे। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर ये एकदम सर के ऊपर से ही जाएगा। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन्स करवा रहे हैं, इसके मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आप लूप वाले क्वेश्चन्स को जाके देखिए, इफ एल्स वाले को देखिए, फिर व्हाइल लूप के देखिए। तो जितने सारे मैंने टॉपिक वाइज़ पढ़ाए हुए हैं, उनको आप जब क्लियर करे रहेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लूप में वैल्यू क्या क्या आ रही है उसको रिवीजन करवा के मैं ऑप्शन टिक करवा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 60 वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे अब ये एक लिस्ट है, और लिस्ट में यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहा है कि जो 5 है क्या वो m में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 वाली वैल्यू तो इस लिस्ट में तो है नहीं कहीं। इसको चेक करेगा, 15 इक्वल टू 5 है, नहीं है। 5 इक्वल टू 65 है, नहीं है। 5 इक्वल टू यहाँ पे 105 है, नहीं है। तो जब कोई कंडीशन ही इसकी नहीं है तो यहाँ पे इसमें क्या जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है चेक करके बताएगा कि यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि जो 5 है वो m में तो मिला ही नहीं ना, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 में क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन से क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गया। तो m की वैल्यू 18 दी है, और डेफ में एनओपी, एनओपी एक जो है फंक्शन है नंबर ऑफ प्रिंट का। तो प्रिंट कर रहा है किसकी वैल्यू, m की। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 8 है, 18 है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब वैल्यू प्रिंट होगी तो 18 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन में जैसे डेफ कीवर्ड से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जब हमको नया फंक्शन डिफाइन करना होता है तो कौन से कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और इसके सामने जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, फंक्शन नेम होता है। जैसे यहाँ पे एनओपी लिखा हुआ है तो ये क्या है, एनओपी जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, फंक्शन का नाम है। ठीक है, एनओपी नाम है, और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो पैरामीटर होता है। तो जो पैरामीटर होता है तो पैरामीटर हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है तो इसमें पैरामीटर कोई थोड़ी ना दिया है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। नॉन पैरामीटराइज्ड इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है। तो अब इसमें जब वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें वैल्यू प्रिंट हो रही है एम की, तो एम की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 18 है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा 18। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है किस नाम से, एबीसी नाम से। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया कि पैरामीटर अगर दिए होंगे तो उन पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे चेक की जाएगी। तो देखिए जैसे ये फंक्शन जो बना हुआ है, तो ये फंक्शन स्टार्टिंग से नहीं चलता है, मतलब ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग ये वाला चलेगा ही नहीं अभी। सबसे पहले जब यहाँ पे आएगा तो वो एबीसी पे आएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये तीसरा है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। सबसे पहले जब चलना स्टार्ट होगा तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड वाले से। तो थर्ड वाले में इसकी कॉलिंग हो रही है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की क्या हो रही है, कॉलिंग। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग। ये सारी चीजें आप जब थ्योरेटिकल में डिटेल में पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे देखते चलिए, फंक्शन कॉलिंग है, तो थर्ड वाले स्टेटमेंट से जब चलना स्टार्ट होगा तो ये कॉल करेगा इस वाले फंक्शन को। तो थर्ड वाला जो यहाँ पे वैल्यू है 14 और यहाँ पे 5, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देगा एम में, तो एम की वैल्यू 14 हो गई और यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगले वाले स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट एम माइनस एन, तो 14 माइनस एम एन हो जाएगा, तो यानी कि 5। इसका आंसर क्या आएगा फिर, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 कहीं पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 9। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए जब भी कोई फंक्शन लिखा होगा, इस तरीके से अगर मान लीजिए फंक्शन लिखा है, फंक्शन में मान लीजिए सम कर रहे हैं और यहाँ पे ए कॉमा बी लिखा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, इसके अंदर ये सारे के सारे स्टेटमेंट हो गए मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए इसका आउटपुट पूछता है कि क्या आएगा, तो इसका आउटपुट नन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो ही नहीं रही है। फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो ये जिस नाम से फंक्शन बना है, उसको जब तक हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं इस तरीके से और वैल्यू नहीं पास करेंगे, तब तक यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा नहीं। तो सबसे पहले जब चलना स्टार्ट होता है तो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं चलेगा, सबसे पहले जाएगा फंक्शन कॉलिंग के पास। तो जब फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है 10 20, तो 10 और 20 इसमें साइन होगा, फिर उसके बाद ये सब सब चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब फंक्शन चलता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होगा। इसमें तो 9 9 सही हो गया ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे तो इधर जब यहाँ पे दी हुई है डेफ में एबीसी, तो एम की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है, एम इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 10, ओ इक्वल टू 5। तो जब एबीसी यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, तो जब कॉल हो रहा है तो इसमें कोई पैरामीटर तो दिया नहीं है, तो ये सीधा जाएगा डेफ वाले फंक्शन के पास, और ये सारी वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो 15 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 150 हो जाएगा और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 155 आएगा आंसर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 64 में। यहाँ पे भी देखेंगे तो अब एबीसी की वैल्यू यहाँ से जब कॉल हो रही है, तो 7 और 3 कॉल हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे जब जाएगा तो m में 7 आ जाएगा और n में आ जाएगा 3। तो n और m की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब है कि जहाँ पे इसकी कॉलिंग हो रही है वहाँ इसकी वैल्यू भेज देगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 21। तो 21 वाली वैल्यू यहाँ नीचे भेज दिया इसने, यहाँ से इधर भेज दिया। तो इधर यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट हो रही है वैल्यू, तो 21 यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो 64 का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आउटपुट पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा। तो P में M और N लिखा हुआ है, तो यानी कि जब इसकी कॉलिंग होगी, यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, तो ये वैल्यू लेके जाएगा ऊपर। तो 50 और यहाँ पे 5 जो वैल्यू होगी वो इन दोनों में आ जाएगी, और रिटर्न करना है डिवाइड करके। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू भी देगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10.0 आएगा इसका जब डिवाइड करेंगे, तो 50 को डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 50 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्वेश्चन वैल्यू बतानी है तो 10.0 आएगी इसकी क्वेश्चन वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता 50 फ्लोर डिवीजन 5, तो इसका केवल आंसर आता 10। ठीक है। ये सब सारे मैंने क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा यहाँ पे 10.0, और ओ की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 10.0। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि 10 होगा कि 10.0 होगा। तो अगर सिंगल डिवाइड इस तरीके से लगा है तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 बार डिवाइड लगा है तो इसका आंसर केवल इंटीजर में आएगा, यानी कि 10 आएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया हुआ है, अब कर्ली ब्रैकेट लगाए तो कर्ली ब्रैकेट में दो वैल्यूज होती हैं, दो डेटा टाइप होते हैं, एक सेट होता है और एक डिक्शनरी होता है। तो डिक्शनरी कब बोलेंगे जब की वैल्यू पेयर फॉर्म में रहेंगी, और सेट कब बोलेंगे जब उसकी वैल्यू सारी की सारी यूनिक वैल्यू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो की और वैल्यू, और इसकी ये की और वैल्यू। तो एम म्यूजिक क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है म्यूजिक। तो एम म्यूजिक का मतलब ये तो म्यूजिक हमारी क्या है, वैल्यू है। और हम जब डिक्शनरी से वैल्यू निकालते हैं तो की के थ्रू निकालते हैं, मतलब एम जब यहाँ पे की लिखी जाएगी तब उसकी वैल्यू निकलेगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये, एम के साथ इसकी वैल्यू चेक कर रहा है कि वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ पे तो वैल्यू जो दी गई है तो वैल्यू इसका कोई सिंटैक्स ही नहीं होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा फिर, एरर आएगा। कौन सा एरर, की एरर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में लिखते हैं की, और की जगह इसने लिख दिया हुआ है वैल्यू। तो वैल्यू वाले में सिंटैक्स ही गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, की एरर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे तो एक लैम्डा फंक्शन यूज हो रहा है, ये जो है फंक्शन को डिफाइन करता है। तो एन में यहाँ पे कर रहा है एन इंटू थ्री। तो एन की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 की वैल्यू जब इंटू थ्री करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6 की पावर 3 होगा। तो 6 की पावर जब 3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। तो 36 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो यहाँ पे जो 66 7 वाले का आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, यानी कि 216 आएगा। तो ये जो है ये पावर निकालता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंपोर्ट ओएस। अब यहाँ पे जैसे ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका काम क्या है। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग 68 वाले क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि ये यहाँ पे क्या रहा है, तो इम्पोर्ट द ओएस मॉड्यूल। मतलब ओएस मॉड्यूल यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एंड वर्जन ये डिस्प्ले नहीं करता है, और इम्पोर्ट द ओएस फंक्शन, फंक्शन को भी इम्पोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इम्पोर्ट द ओएस मॉड्यूल। जो यहाँ पे इम्पोर्ट में लिखा जाता है उसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा है इम्पोर्ट ओएस, तो इम्पोर्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्या है, एक कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है। और ओएस क्या है, मॉड्यूल है। तो हम जब भी कीवर्ड यूज करते हैं इम्पोर्ट, तो वो किसी न किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप लोगों ने बाइनरी पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग जब इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट लिखते हैं पिकल। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पिकल। तो जब बाइनरी आप लोगों ने फाइल पढ़ी होगी, बाइनरी फाइल, तो बाइनरी फाइल में ये होता है इम्पोर्ट पिकल। तो पिकल एक क्या है, मॉड्यूल है, और इम्पोर्ट क्या कीवर्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पिकल एक मॉड्यूल है, यानी कि इम्पोर्ट के सामने जो लिखा जाएगा वो मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। 69 वाले में जैसे यहाँ पे m की वैल्यू जो दी गई है वो दी है प्ले, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में है क्योंकि सिंगल कोट में लिखा हुआ है। n की वैल्यू है डिस्प्ले, गेम्स लिखा हुआ है, तो दोनों की दोनों जो वैल्यू होगी वो प्ले और गेम्स जब एक साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले गेम्स। ठीक है, क्योंकि पहले n वैल्यू आ रही है, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है प्रिंट में पहले n की वैल्यू आ रही है, तो n के पहले यहाँ पे क्या होगी, गेम्स होगी। जो वैल्यू पहले लिखी होगी उसको पहले जोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू अगली वाली क्या आ रही है, प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आंसर, प्ले और गेम्स और प्ले आएगा, तो ये फोर्थ आंसर सही होगा इसमें। 70 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू प्ले दी है, और प्ले को इंटू टू कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो स्ट्रिंग होगी वो प्ले 2 बार आएगा, प्ले 2 टाइम्स आएगा इस तरीके से। जब भी कोई स्ट्रिंग होती है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, और यहाँ पे इंटू 3 कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि हेलो 3 बार आएगा, हेलो, फिर हेलो, और फिर हेलो। ठीक है, जब स्ट्रिंग में कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उतने टाइम्स रिपीट होता है। तो यहाँ पे m इंटू टू का मतलब कि m की जो वैल्यू प्ले लिखी हुई है वो 2 टाइम्स रिपीट होगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्ले और प्ले, एक साथ ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 71 में
71 वाले में देखेंगे तो आउटपुट पूछ रहा है इसका। तो प्ले गेम्स एक पूरी स्ट्रिंग है, इसमें 6 इंडेक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 6 इंडेक्स होगा इसका 71 वाले में, तो यहाँ पे इसकी भी इंडेक्सिंग जब स्टार्ट होगी तो ये 0 इंडेक्स पे आएगा। ये 1, 2, 3 और स्पेस भी एक इंडेक्स होता है, तो इसको भी काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। इसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो 10 है, और लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग देखेंगे तो 0 से लेके 9 तक होगी। तो 6th वाले इंडेक्स पे पूछ रहा है, तो 6 पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो 6th इंडेक्स पे आएगा ए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में तो m की वैल्यू जैसे यहाँ पे दी हुई है, गेम्स, प्ले गेम्स, तो इसको भी इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0, 1, 2, 3, ये वाला हमारा स्पेस वाला भी काउंट होगा एक, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। और यहाँ पे देखेंगे तो m 7 से लेके 9 तक पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे अगर रेंज आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी थी तो रेंज में क्या था, यहाँ पे रेंज अगर लिखा होता था तो पहली वैल्यू स्टार्ट वाली होती थी, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे जो है कॉमा करके एंड वैल्यू दी होती थी। तो एंड वैल्यू हमेशा एक कम तक चलती थी, और यहाँ पे अगला वाला जो दिया हुआ है वो क्या होगा, एंड वैल्यू हो गई, और अगली स्टेप वैल्यू होगी। तो स्टेप वैल्यू तो तब चलेगी जब उसका स्टेप बढ़ाना होगा। तो स्टार्ट और एंड वैल्यू यहाँ पे दी गई है 7 और 9। तो इसमें देखेंगे तो पहली वैल्यू है 7 और दूसरी वैल्यू है 9। तो एंड वाली वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलेगा, यानी कि 8 तक चलेगा। तो 7 और 8 यही दो इंडेक्स होगा इसका। तो 7 और 8 पे क्या लिखा है? 7 पे m है और 8 पे e है, तो यहाँ पे एम ई फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है, इसमें कई सारे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर m में केवल लिखा होता है, यहाँ पे m में केवल अगर 5 लिखा होता या 4 लिखा होता, तो ये 4 से स्टार्ट होता और एंड तक पूरा प्रिंट करता। तो 4 कहाँ पे है? स्पेस है, तो एक स्पेस, फिर उसके बाद गेम्स पूरा आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस के मैंने पूरे के पूरे एक सिंगल वीडियो बना रखे हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे, पाइथन जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, तो वहाँ पे जाके ये मिलेगा कि एक बार लिखेंगे वैल्यू तो क्या होगा, दो वैल्यू इस तरीके से कॉमा करके लिखी हुई है तो क्या होगा, तीन वैल्यू अगर लिखी हुई है तो क्या होगा। तो अलग अलग टाइप से मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 73 में देखेंगे तो प्ले गेम्स लिखा है, और यहाँ पे ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना एंड वैल्यू दी है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक पूरा आएगा। एंड में जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्ले गेम्स लिखा हुआ है तो प्ले गेम्स पूरा का पूरा आएगा। जब स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी है तो डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? ये डिफॉल्ट हमारा स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे होगा? क्योंकि एंड वैल्यू भी नहीं दी है तो एंड वैल्यू पूरी की पूरी चलेगी, मतलब जो लेंथ की सबसे लास्ट वैल्यू होगी एस की, तो पूरा एस तक चलेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। ये जो हम लोग लास्ट चैप्टर हमारा होता है फाइल हैंडलिंग, तो उस फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग जो भी लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ओपन फंक्शन होता है जो फाइल को ओपन करता है, और यहाँ पे आर क्या है, एक मोड है। ये क्या है? मोड है। और ये क्या है? फाइल लोकेशन या फाइल नेम है। फाइल लोकेशन या फाइल नेम है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। ये जो लिखा हुआ है ये फंक्शन, मतलब फंक्शन या स्टेटमेंट जो लिखा है ये क्या करेगा। तो जो ये फाइल नेम लिखी हुई है इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा है। आर का मतलब रीड होता है। देखिए कई सारे मोड होते हैं फाइल हैंडलिंग में, तो मोड से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर आर मोड लिखा है तो इसका मतलब रीड होगा। क्या होगा? रीड। अगर डब्ल्यू मोड लिखा है तो इसका मतलब होगा राइट। ठीक है। और अगर आर प्लस लिखा है तो इसका मतलब होगा कि रीड और राइट दोनों होगा, मतलब फाइल को हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और अगर डब्ल्यू प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? राइट एंड रीड, मतलब पहले राइट करेगा फिर रीड करेगा। और एक होता है हमारे पास यहाँ पे ए मोड। ए का मोड मतलब होता है अपेंड, जो भी डेटा हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको अपेंड कर देगा। और ए प्लस जब होगा तो इसका मतलब हो गया अपेंड एंड रीड। अपेंड एंड रीड। तो ये मोड से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आर का मतलब रीड है, डब्ल्यू का मतलब राइट है, आर प्लस रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड, और अपेंड रीड। ठीक है। अब इनके सबके अपने अपने अलग काम होते हैं, तो अभी आगे वाले क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल।
नेम्ड गेम डॉट टीएक्सटी, तो गेम डॉट टीएक्सटी तो लिखा ही है। टू रीड मतलब रीड करने के लिए इसको ओपन किया गया है। तो यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। फिर कह रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पे फाइल नेम डॉट गेम डॉट टीएक्सटी टू राइट, तो राइट यहाँ पे अगर होता तो डब्लू मोड यहाँ पे लिखा होता ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन न्यू फाइल टू रीड, तो यहाँ पे जो फाइल ओपन हो रही है तो इसको जो है ओपन मतलब रीड करने के लिए कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल ऑलरेडी यहाँ पे बनी होगी तभी तो हम उसको रीड कर पाएंगे ना। जैसे यहाँ पे कह रहा है ओपन एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, तो जब कोई फाइल बनी होगी तभी तो उसको रीड कर पाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन इसमें ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नई फाइल होगी तो उसमें पता नहीं वो फाइल बनी है कि नहीं बनी है, तो वो हमारा क्या होगा, रीड नहीं करेगा। और लास्ट में कह रहा है कि अपेंड, तो अपेंड का मतलब तो हो गया कि जब कोई डेटा लिखा होगा ऑलरेडी तो उसी के लास्ट में और डेटा ऐड करने के लिए होगा। तो अगर अपेंड होता तो यहाँ पे ए मोड लिखा होता, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। 75 में देखेंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए तो ये गेम्स डॉट टीएक्सटी क्या है, ये फाइल है, ये क्या है, फाइल है। और इसका जो ये लिखा हुआ है डब्लू, ये क्या है, इसका मोड है, ये मोड है और ये फाइल है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये मतलब स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो ओपन अ न्यू फाइल नेम गेम्स डॉट टीएक्सटी टू राइट, मतलब एक फाइल यहाँ पे जो बनी हुई है गेम्स डॉट टीएक्सटी की, वो राइट मोड में ओपन हो रही है। क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे टू राइट, और अगला दिया क्रिएट टेक्स्ट फाइल नेम गेम डॉट टीएक्सटी, रीड तो होगा नहीं, अपेंड भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ओपन अ न्यू फाइल नेम जो लिखा है, तो न्यू फाइल ओपन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नई फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर इसका करेक्ट वाला होगा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 76 में। तो 76 में भी यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या कर रहा है। तो ए मोड का मतलब मैंने बता ही दिया अभी आपको ऊपर, अपेंड मोड होता है। अपेंड का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फाइल बनी हुई है, उसमें कुछ डेटा पहले से ही लिखे गए हैं, तो जब ये फाइल ओपन होगी तो इसी के आगे यहाँ पे क्या करेगा, और भी डेटा लिखेगा। अपेंड करने का मतलब है कि जो डेटा है वो सेफ रहेगा और उसके आगे लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ओपन और क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल नेम गेम्स डॉट टीएक्सटी टू राइट, अब राइट करने के लिए तो होगा नहीं। और यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो नेम्ड गेम डॉट टीएक्सटी टू अपेंड, ये ऑप्शन तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि ओपन और क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल नेम्ड डॉट गेम्स डॉट टीएक्सटी टू रीड, रीड भी नहीं होगा। और ओपन और क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल नेम गेम्स डॉट टीएक्सटी टू अपेंड, इसमें जो ज़्यादा एफिशिएंट ऑप्शन लग रहा है वो हमारा 6 वाला लग रहा है, डी वाला ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ओपन्स और क्रिएट लिखा है और इसमें केवल ओपन लिखा है, तो अगर मान लीजिए ए मोड में ओपन हो रहा है और ये फाइल ऑलरेडी नहीं है बनी, तो उसको एक फाइल बनाएगा और बनाने के बाद लिखना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, कह रहा है कि केवल ओपन करेगा फाइल और उसके बाद अपेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें ओपन और अपेंड दोनों करेगा, मतलब ओपन भी करेगा, क्रिएट भी करेगा और लास्ट में टेक्स्ट को भी ऐड करेगा। तो ये 76 वाले का आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन डी वाले का। अब 77 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन, पाइथन का क्रिएटर कौन है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा गुइडो वैन रोसम, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे बताना है। पहली वैल्यू फॉल्स दी है, दूसरी वैल्यू ट्रू, तीसरी वैल्यू फॉल्स। तो जब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो m एंड n को चेक करेंगे तो m की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। एंड लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, n, n की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो m एंड ट्रू अगर देखेंगे तो फॉल्स एंड ट्रू का एंड के केस में क्या होता है, फॉल्स होता है। और एंड अगर यहाँ पे चेक करेंगे फिर से o के लिए, o की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों का दोनों जब फॉल्स है तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो 78 वाले का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि फॉल्स आएगा। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन, जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर एंड लगा हुआ है, एंड अगर लगा है तो इसका मतलब दोनों जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये ट्रू आंसर रिजल्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन भी दूसरी कंडीशन भी दोनों सही होगी तब ट्रू देगा। लेकिन और वाले के केस में क्या है कि चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो,
तो दोनों में से कंडीशन दो कोई भी एक ट्रू होगी तब उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसकी कंडीशन है। एक लिस्ट होती है तो उस लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले सॉल्व क्या किया जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास रूल होता है पेमडास। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेमडास इस तरीके से एक रूल होता है हमारे पास, मतलब पाइथन में यूज होता है। तो पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट होगा तो इस तरीके से तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ई का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी। एम का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद डी का मतलब डिवाइड। अब डिवाइड में तीन तरीके के डिवीजन आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मॉड भी हो सकता है, फ्लोर डिवीजन भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एडिशन होगा और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो दी नहीं है, पैरेंथेसिस भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस रूल को आप अगर याद रखेंगे तो इससे प्रियोरिटी वाले जो प्रेसिडेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, तो वो आप इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तीनों नहीं दिया होता तो फिर उसके बाद डिवीजन होता। अब डिवीजन में अगर ये पहले होता तो पहले मॉडुलस लगाते, अगर फ्लोर डिवीजन होता तो पहले फ्लोर डिवीजन, और यहाँ पे डिवाइड होगा तो डिवाइड। जैसे इसमें देखेंगे तो डिवाइड का दिया है, तो अगर ये इंटू नहीं होता तो यहाँ पे क्या लगाते, फिर हम लोग डिवीजन का लगाते। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 79 का क्या होगा, डी होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसके बाद पहले सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मैथ के रूल्स से अलग है। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 80 में। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रेसिडेंस वाला मैंने बना रखा है, तो देखिए तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, फिर यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। अब यहाँ पे पहले डिवाइड है, फिर मॉडुलस है, फ्लोर डिवीजन है। तो इन तीनों में से जो भी कोई पहले आएगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेमदास एक फॉर्मूला है, पेमदास, तो इससे याद रहेगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो 81 है, तो 81 वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्वेश्चन है, इसका आउटपुट बताना है। तो ऑपरेटर में जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो एक जैसे अभी ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया, पेमदास एक फॉर्मूला है ये, तो इसको अगर याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पैरेंथेसिस है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 36 डिवाइड बाय जब 4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 9.0। और मॉडुलस 2 लिखा है, तो मॉडुलस जब 2 लिखा हुआ है तो इसका जब आंसर हम लोग मतलब इस तरीके से निकालेंगे डिवाइड करके 2 से, तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और इसका रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, तो जब हम मॉड करते हैं किसी भी वैल्यू का तो उसका आंसर क्या आता है, रिमाइंडर निकाल के लाता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर इतने का यहाँ पर देखिए 36 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 जब मॉड करेंगे 2 से तो उसका आंसर आएगा 1। और 1 आने के बाद जब देखेंगे तो इसमें इस वाले का आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 3 का आंसर कितना होता है, 125। तो 1 इंटू 125 जब यहाँ पे निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 125.0। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो 82 है, इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे जब यहाँ पे जो है 4 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 टाइम्स जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.0 इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 होके इंटू होके कितना हो जाएगा, तो 20 हो गया। और प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू पहले निकाली जाएगी। तो 6 की पावर 2 कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 56.0। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 0.0 जरूर लगाना है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आउटपुट ही बताना है 83 वाले में। अब इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे m एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में यहाँ पे जो है 4 और 8 वैल्यू लिखी हुई है, और इसको लिस्ट को ये इंटू 3 कर रहा है। तो इंटू 3 करने का मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 टाइम्स रिपीट होंगे। तो जैसे 4 8 लिखा है तो ये यहाँ पे लिस्ट जो बनेगी तो 4 8 4 8 4 8, ये 3 बार यहाँ पे रिपीट होके यहाँ पे आंसर इसका आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि जो 4 और कॉमा 8 लिखा हुआ है तो इसको इंटू 3 करना है।
तो 4 into 3 का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इसमें जो वैल्यू लिखी है उसमें मल्टीप्लाई 3 कर देना है, मतलब 4 into 3 या 8 into 3 इस तरीके से नहीं करना है। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। एम जब यहाँ पे कह रहा है तो एम क्या है, एक पूरी लिस्ट है ना, मतलब इसमें दोनों की दोनों वैल्यू है। तो into 3 का मतलब हो गया कि इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो उतने टाइम्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका, ये 3 बार रिपीट होके आएगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 84 पे। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे, तो m की वैल्यू 67, n की वैल्यू m लिखी हुई है, यानी कि जो m की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी। ठीक है, और m इक्वल टू नीचे यहाँ पे अपडेट करके फिर से इसने चेंज कर दिया वैल्यू, यहाँ पे कितनी हो गई 72। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप, तो m की वैल्यू ऊपर दी थी 67, और इस 67 की वैल्यू n में चली गई। तो यहाँ पे जैसे m इक्वल टू 67 था, और n की वैल्यू जब m असाइन कर रहा है तो यानी कि n की भी वैल्यू क्या हो गई 67 हो गई। और m की वैल्यू जब यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से अपडेट कर दे रहा वैल्यू, तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास 72। तो इस वाली वैल्यू से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास हो गई अब 67, और m की वैल्यू हो गई 72। तो m की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट कर रहा है, तो m की वैल्यू कितनी है 72, कॉमा लगा के अगली वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो अगली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 67। तो ये 72 और 67 किस में है, 72 और 67 यहाँ पे है, तो ये पास पास वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वगैरह देने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 84 वाले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो 85 वाला है इसमें आउटपुट हमको निकालना है। तो आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है इसको हम कैलकुलेट करते हैं उसी पेमडास रूल से। जैसे मैंने अभी जो ऊपर रूल बताया था पेमडास का, तो उसी रूल से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटू होगा, तो जैसे 20 into 10 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। और इसका जब फ्लोर डिवीजन निकालेंगे 30 से, तो यानी कि डिवाइड जब 30 से करेंगे तो इसका जो डिवीजन में आएगा, जैसे यहाँ पे जब 200 को 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो 6 टाइम जब यहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 को जब यहाँ पे माइनस करेंगे 200 से, तो कितना आएगा 20। तो अब यहाँ पे जैसे जब ये फ्लोर डिवीजन लगा है तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वही तक हमको निकालना है, पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, अगले वाले में n में जब कैलकुलेट कर रहा है तो 20 into 10.0। तो जैसे यहाँ पे अभी 200 आया था, तो इसमें जो आंसर आएगा उसका आएगा 200.0। फ्लोर डिवीजन यहाँ पे पूछ रहा है क्या 40। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 200 डिवाइड बाय अगर 40 करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जब डिविजिबल हो गया, जीरो हो गया, तो इसका आंसर जो है ये 0.0 में दिया था, इसलिए यहाँ पे 0.0 लगाएंगे। ठीक है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 5.0। फिर अगले वाले ओ को जब कैलकुलेट करेंगे तो ओ वाले में यहाँ पे जो वैल्यू दी है 20.0 into 10, तो यानी कि इसका आंसर भी वही आएगा 200.0। और डिवाइड दिया है 50, तो जब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सिंगल डिवीजन लगा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट में वैल्यू तो ऑलरेडी देगा यहाँ पे 4.0। तो ये कौन कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, 6, 5.0 और 4.0। 6, ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही होगा। यहाँ पे देखेंगे 6 आई वैल्यू, 5.0 और 4.0। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। 86 में रेंज वाले क्वेश्चंस फिर से आ गए लूप में। एम की वैल्यू 2 दी है, एन इन रेंज 3 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तक जाएगा और 5 5 के स्टेप पे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लूप में वैल्यूज आएंगी उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहली वैल्यू तो 3 आएगी, और 15 - 1 यानी कि कहाँ तक जाएगा 14 तक। तो 3 के बाद सीधा जब 5 स्टेप आएगा तो क्या आएगा, सारी वैल्यू लिख लेते हैं इधर। 3 आएगा, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 तक जाएगा। तो 3 तो रहेगा ही, इसके पांचवा स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा स्टेप इसके बाद सीधा होगा हमारा 8। फिर अगले वाले 5 स्टेप पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगला इसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा 13। ये वाला हमारा इसमें अब रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले 3 आई है, तो n को जब कैलकुलेट करेंगे तो n प्लस इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है, तो n इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि n इक्वल टू n प्लस m प्लस 2।
जो शॉर्ट में लिखा है। जैसे अगर मान लीजिए x प्लस इक्वल टू 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 2। तो इसके बाद भी प्लस लगा हुआ है तो वही मैंने किया है, n इक्वल टू एन प्लस, और जो आगे लिखा था m प्लस 2 वो तो वैसे ही लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अभी हमारे पास 3 आ रही है, तो 3 रखा प्लस m की वैल्यू ऊपर दी है 2 प्लस 2 कितना आया, इसको ऐड करने पे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो पहली बार जब वैल्यू आ रही है तो 7 आ रही है n की, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अगली बार जब लूप चलेगा तो अगली बार n की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 8। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो n प्लस m प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगली वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई, 8। तो 8 प्लस m, m की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो m की तो ऑलरेडी 2 है, प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12। अगली वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 13। तो 13 वाले को जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 13 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इसका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो n इक्वल टू आ रहा है 17। तो यहाँ पे जब इसका देखेंगे आउटपुट तो यहाँ पे कितना आएगा, 86 वाले का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पे ये तो ऑप्शन इसमें सी सही हो गया। 87 वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट बताना है, जैसे यहाँ पे कह रहा है पहली वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे, तो फॉल्स और नॉट m लिखा हुआ है, तो नॉट m का मतलब नॉट फॉल्स। ठीक है, तो नॉट वाला जो ऑपरेटर होता है ये अपोजिट रिजल्ट देता है। जैसे अगर मान लीजिए नॉट फॉल्स लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर यहाँ पे लिखा होता नॉट ट्रू, यहाँ पे इस तरीके से नॉट ट्रू लिखा होता तो इसका आंसर क्या आता, फॉल्स। ये अपोजिट रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नॉट फॉल्स का मतलब हो गया ट्रू। अब जब और ऑपरेटर में पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी ट्रू है, तो हमने बताया था कि और ऑपरेटर में कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो और वाले ऑपरेटर में उसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली कंडीशन दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट वाला होगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू वाला देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही है। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 88 क्या कह रहा है। तो 88 में जैसे मिन लिखा हुआ है, तो मिन एक फंक्शन होता है जो इस लिस्ट टपल में से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारी तो जीरो ही है, तो इसमें जब प्रिंट करेंगे एम में तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं 89 वाले को। 89 वाले में जैसे यहाँ पे लिस्ट में एक वैल्यू दी हुई है और इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्स वैल्यू एम वाले में तो देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है सबसे मैक्सिमम, 99। तो यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, 99 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है 90 वाले में। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल म्यूजिक बी प्रिंटेड आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कितने टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो जैसे आई इन रेंज 3 से स्टार्ट होगा और 7 तक चलेगा, तो 7 की वैल्यू हमेशा एंड -1 तक चलता है, तो 7 -1 कहाँ तक चलेगा, 6 तक। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6, तो कितने बार चला ये, 4 बार। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या होगा, 90 का बी हो जाएगा। ये लूप वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि रेंज में कैसे वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 91 वाले पे। अब जैसे 91 वाले में यहाँ पे देखेंगे तो इधर यहाँ पे जैसे 39 वैल्यू है और 61 है, 39 और जो 61 वैल्यू दी हुई है, तो इसमें देखेंगे तो m प्लस एन, यानी कि 39 प्लस 61, ये दोनों ऐड हो रहा है, फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो पेमडास वाला रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले पैरेंथेसिस आ रहा है, तो पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 ऐड होके हो जाएगा 10, और 6 प्लस 3 ऐड होके 9 होगा, तो 1 0, यानी कि 100 हो गई वैल्यू। डिवाइड बाय जब फ्लोर डिवीजन 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्वोशंट में आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल 50 आएगा। लेकिन अगर 100 डिवाइड बाय 2 आता तो इसका पॉइंट में आंसर आता, यानी कि 50.0 आता। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 50 आंसर सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है 92 पे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू इंटू 1,
तो ये जो पेमडास का रूल होता है उसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो एक्सपोनेंट जो वैल्यू है वो क्या है, 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 का क्या होगा, 10 ही होगा। और 10 × 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे 92 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 93 में देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे एक एम्प्टी लिस्ट है, जैसे इस तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसमें वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिस्ट। अब यहाँ पे n इन रेंज 6। तो n इन रेंज जो 6 चला रहा है, तो इसकी वैल्यू स्टार्ट वाली तो दी नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी। और कहाँ तक चलेगी, तो 6 - 1 5 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे m डॉट अपेंड, m मतलब लिस्ट में अपेंड कर रहा है। अपेंड का मतलब हो गया कि अभी जो खाली लिस्ट है उसमें सारी की सारी वैल्यू ये इंटू 3 होके जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे जैसे देखेंगे तो n की वैल्यू पहले 0 है, फिर अगली बार n की वैल्यू क्या आ रही है, 1। n की वैल्यू अगली बार आ रही है 2। ठीक है, तो जो जो वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आ रही है उसको इंटू 3 कर रहा है। तो 0 × 3 कितना होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगली बार देखेंगे तो यहाँ पे 1 × 3 कितना होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 × 3 कितना होगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। और 3 × 3 तो कितना होगा, यहाँ पे 9। 4 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 12। और 5 × 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 0 3 6 9 12 8 15। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू आ रही है, ये सारी की सारी एक लिस्ट में वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कहीं आ रही है, सी वाले ऑप्शन में आ रही, 3 6 9 12 15। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब जीरो भी आएगा क्योंकि जीरो से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। कुछ लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि इंडेक्सिंग जीरो से होती है या वैल्यू स्टार्ट जीरो से होती है, तो वो सीधा 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन लगा देंगे ए वाला। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिए कि जीरो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है लूप, अगर इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो। अगर दिया होगा तो वहां से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 4 9 दिया होता तो 4 9 का मतलब तो स्टार्ट वैल्यू बता रहा है ना, 4 से होगी। तो 4 5 फिर 6 7 8 ये चलेगा, तो इसमें इंटू 3 करते जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 94 में देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें जो चलेगा वो स्टेटमेंट ये चलेगा। जैसे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए इस तरीके से स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिख रखा है, फॉर एन इन रेंज, फॉर एन इन रेंज 3। और ये जो इसके आगे वाला, फॉर के आगे वाला स्टेटमेंट है, वो इसके नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे n × 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो m की वैल्यू जब प्रिंट करेगा, तो इस पूरी लिस्ट में ये क्या करेगा, जैसे ये जो लूप चलना स्टार्ट होगा, तो जो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2। लास्ट वाला ऐड नहीं होगा क्योंकि वहां पे लास्ट वाली वैल्यू तक चलता ही नहीं है। ठीक है। तो जब 0 × 4 हुआ तो कितना आएगा, 0। फिर अगला जब यहाँ पे देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 × 4 होगा तो 4 आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। तो 2 वाले में जब देखेंगे तो n × 2 यानी कि 4 × 2 होगा तो 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी। तो 0 4 8 कहाँ पे है, बी वाले में सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है और n × 2, और ये पूरा का पूरा फिर से चला रहा है यही। तो इसमें जो है n की वैल्यू सबसे पहले 5 आएगी, -5। -5 × 10 होगा तो कितना हो जाएगा, -5 × 2 तो हो जाएगा -10। फिर उसके बाद अगली वैल्यू -2 आएगी, तो यहाँ पे -2 × 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4। और उसके बाद फिर अगली वैल्यू 0 आएगी। तो 0 वाला जब चलेगा तो 0 × 2 तो यहाँ पे 0। अगली वैल्यू जब यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 आएगी, तो 3 × 2 6। अगली वैल्यू 4 × 2। तो यहाँ पे इस वाले में तो 8 आ ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे तो -10 -4 0 6 8, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, 95 वाले में ए सही होगा। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 96 पे। तो 96 पे यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे पास जो है एम एक लिस्ट है जिसमें जीरो इंडेक्सिंग 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी। और डेल एम, यहाँ पे ना तो जीरो स्टार्ट इंडेक्स दिया है और ना एंड इंडेक्स दिया है, तो एंड इंडेक्स पूरा चलेगा। तो यहाँ से जीरो से लेके स्टार्ट होगा और एंड तक जब जाएगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट में आइटम से ही डिलीट कर देगा। मतलब जीरो भी डिलीट हो गया, 10 भी डिलीट हो गया, 35 भी डिलीट हो गया। तो इसमें बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा। तो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बचेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर बी वाला होगा,
कौन सा वाले का? 96 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है 97 वाले में। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू दी है स्ट्रिंग फॉर्म में, बी की वैल्यू भी स्ट्रिंग फॉर्म में, सी की वैल्यू भी स्ट्रिंग फॉर्म में दी है, एम एन ओ लिखा हुआ है। तो एम एन ओ का मतलब हो गया कि इसकी जगह पे एम एन ओ की वैल्यू आएगी। तो एम एन ओ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फिर? पी को जब प्रिंट करेंगे तो ए बी सी ही आएगी ना इसकी वैल्यू। तो 97 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिस्ट रेंज, तो एक लिस्ट बनेगी इस रेंज की। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 आएगा, 8 आएगा, 9 और 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 - 1 तक चलेगा तो यानी कि 9 तक आएगा। तो यहीं तक ही वैल्यू इसकी आएगी। तो 7 8 9 ये कॉमा करके वैल्यू क्या होगी? एक लिस्ट में आ जाएगी। तो ये 7 8 9 कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा किसका? 98 वाले का। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 99 में क्या कह रहा है? तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट की वैल्यू 0 1 2 दी गई है और इसमें देखेंगे तो सम कह रहा है। तो सम एक फंक्शन होता है जो इन सब की वैल्यू को सम कर लेगा। तो यहाँ पे जब इनको सबको जब हम ऐड करेंगे तो 99 में कितना आएगा इसका ऐड होके आंसर? यहाँ पे डी वाला आएगा 70। ठीक है। 35 और 25 यहाँ पे ऐड होके कितना हो जाएगा हमारा? 60 और 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। 99 तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 है और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो आउटपुट पूछ रहा है तो प्ले प्लस M0 का मतलब M में जो ये लिस्ट बनी हुई है तो 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है? ये पूरा का पूरा एलिमेंट। अगला वाला ये 1 इंडेक्स पे आ रहा है, अगला वाला ये 2 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हो गई। तो 0 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? गेम्स। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? गेम्स। फिर उसके बाद M1 पे क्या आ रहा है? तो इन आ रहा है। और 2 पे क्या आ रहा है? तो पाइथन आ रहा है। तो यानी कि प्ले के साथ गेम्स इन पाइथन ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। तो इसका जब रिजल्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्ले गेम्स इन पाइथन। ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस इसमें ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं देखेंगे तो स्पेस कहीं लगा हुआ है, प्लस के साथ यहाँ पे केवल उसको सबको ऐड करता जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और इसमें 101 वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या है। 101 वाले क्वेश्चन में भी आउटपुट निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है? प्ले एक लिस्ट है, उसमें गेम्स इन पाइथन एक दूसरी लिस्ट है। इन दोनों को जोड़ रहा है प्लस के साथ। तो प्ले एक लिस्ट है और जो गेम्स वाली लिस्ट है ये दूसरी लिस्ट है। तो दोनों को जोड़ के जब अगले वाले में बनाएगा तो यहाँ पे ओ वाले में जो आएगा तो वो चारों के चारों एलिमेंट ऐड होके आएंगे। तो प्ले गेम इन पाइथन ये सही हो जाएगा। प्ले, इसमें प्ले पहले आ ही नहीं रहा है तो ये होगा नहीं। और प्ले गेम्स एक साथ लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों वीडियो में 100 क्वेश्चंस की बात की हुई है। अब आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में हम जो है अगले वाले जो वीडियो स्टार्ट होगा वो 102 से स्टार्ट होगा। तो वहां से आप लोग स्टार्ट करिएगा वीडियो। तो 50-50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज बना रहा हूँ, उसमें डिटेल में डिस्कस भी कर रहा हूँ कि कैसे वो आंसर आ रहा है। और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो लूप वगैरह है, लिस्ट है, तो उसमें इंडेक्सिंग कैसे हो रही, तो इनके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो मैंने ना देखे हो तो उनको भी देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा यहाँ तक देखा हुआ है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आने वाले वीडियोस के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।